जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस ग्लोबल स्टडी में। जैसा कि हमने एक अभ्यास पिछली कक्षा में पिछले वीडियो में एक अभ्यास खत्म किया था 1.1। आज हम उसी के आगे उसी क्रम में बढ़ते हुए क्लास 9th का दूसरा अभ्यास 1.2 करेंगे। हमने जैसे पिछली अभ्यास में हमने कुछ परिभाषाएं बताई थी, तब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था। यहाँ पर भी एक दो परिभाषाएं हैं जिनको हमको पढ़ के तब आगे पढ़ना है, क्योंकि हमको अभ्यास को उसी वे में समझना है जैसा कि वो कह रहा है। इसीलिए हमको उन परिभाषाओं को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब हम परिभाषाएं हमको पता होती हैं तो हमको चीज़ों को समझने में आसानी हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं पहले की परिभाषाएं क्या हैं और फिर उनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं, देखते हैं क्या होती हैं। पहले इसमें कहा गया है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? ये रियल नंबर क्या होती हैं? पूर्ण। हमने पिछली कक्षा में बताया था प्राकृतिक संख्याएं क्या थी और पूर्णांक। और फिर क्या था, ये सारी चीजें हमने आपको पिछली कक्षा में बताई थी। तो पूर्ण, प्राकृतिक, पूर्णांक तथा परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं, जिसमें से हम आपको पूर्ण संख्या भी बताए थे, प्राकृतिक बताए थे, पूर्णांक भी बताए थे, परिमेय भी बताए थे। अपरिमेय नहीं बताए थे, तो अपरिमेय आपको यहाँ पर अभी हम लिख दिए हैं, इसकी परिभाषा आपको उसको भी बता दे रहे हैं। लेकिन वास्तविक संख्याएं को समझना है तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो वास्तविक संख्याएं पूर्ण, प्राकृतिक, पूर्णांक तथा परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का एक समूह होती है, जिनको हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ये चीज हो गई। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो 2 क्या है? प्राकृतिक संख्या है। -100 क्या है? एक पूर्णांक है। √4 क्या है? √4 हो जाएगा परिमेय संख्या, ये अपरिमेय नहीं होगा। √4 परिमेय क्यों हो जाएगा? क्योंकि √4 को हम सॉल्व कर सकते हैं। रूट जब सॉल्व हो जाएगा तो ये 2 का स्क्वायर बनेगा और 2 का स्क्वायर और लास्ट में क्या बच जाएगा? स्क्वायर की वजह से रूट चला जाएगा तो 2 बच जाएगा। इसमें इसी वजह से जो √4 है वो परिमेय हो जाएगा। ये भी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। √2 क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। तो ये देखो, इसमें सभी प्रकार के नंबर हैं, पूर्णांक भी हैं, पूर्ण संख्याएं भी है, प्राकृतिक संख्याएं भी हैं, परिमेय भी हैं और अपरिमेय भी हैं। तो सारी संख्याओं का जो समूह होता है उसी को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, उसी को हम कहते हैं। तो परिभाषा हमने स्पष्ट कर दी है। उसके बाद में हमने परिमेय संख्या की चर्चा कर ली थी। अब हम कहें अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो जो परिमेय संख्याएं नहीं होती वही अपरिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्या हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि परिमेय संख्या क्या होती हैं? वह संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और जहां q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने जब परिमेय संख्याओं की चर्चा कर ली है तो जो बच गई वही क्या है? अपरिमेय है। तो जो परिमेय नहीं है वही क्या है? अपरिमेय है। अर्थात जिनको सरल भिन्नों में बदला नहीं जा सकता। जिनको सरल भिन्नों में बदला नहीं जाने का मतलब है उनको हम p/q के रूप में आसानी से ना लिख सकें, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए √3 है, एग्जाम्पल भी है। तो √3, अब √3 के बटे 1 हम नहीं कर सकते क्योंकि इसका रूट जो है वो सॉल्व नहीं हो सकता। फिर क्या है? 22/7। 22/7 आपको मान पता है कि पाई का होता है और हम इसको चाहे जितना बार इससे डिवाइड कराते जाएं ये क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव है, इसमें डिवाइड कराते जाएंगे तो क्या होगा? डिवाइड कराने पर भी ये पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। 0.66 ... एंड सो ऑन है, तो इसका मतलब भी क्या है? 6 कई बार है। अब इसके भी बटा हम 1 नहीं कर सकते। और क्या है? अब परिमेय संख्या होने के लिए उसमें बटा 1 होना जरूरी है या उसका हर होना जरूरी है, वो 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन अपरिमेय संख्याओं में ये हो ही नहीं सकता। तो वही बताए हैं हम कि जो परिमेय नहीं है, अर्थात जो संख्याएं परिमेय नहीं है वही अपरिमेय है, अर्थात जिनको हम सरल भिन्नों में बदल नहीं सकते। भिन्न में क्या होता है? भिन्न इक्वल टू क्या होता है? अंश बटे हर होता है। तो इनको हम अंश बटे हर के रूप में नहीं बदल सकते, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो हमने 2 परिभाषाएं की, दोनों की चर्चा कर ली है। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण, प्राकृतिक, पूर्णांक तथा परिमेय अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। अपरिमेय संख्याएं क्या है? जो परिमेय नहीं है, अर्थात जिनको सरल भिन्नों में बदला नहीं जा सकता, वही क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्याएं। अब हम आते हैं अपने अभ्यास पर। अभ्यास हमारा कौन सा है? 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। उसमें भी पहले सत्य असत्य ही पूछा गया था, इसमें भी 1.1 में भी और 1.2 में भी पहले ही सत्य और असत्य के बारे में चर्चा की गई है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, आसान है एकदम से। देखिए क्या कह रहे हैं? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक
अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये कथन सत्य होगा या असत्य होगा? तो ये कथन क्या होगा? ये पूर्णतः क्या होगा? सत्य होगा। ये क्या होगा? ये पूर्णतः क्या होगा? सत्य होगा, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, और वास्तविक संख्या में क्या शामिल है? अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब जितनी भी अपरिमेय संख्या है वो क्या है? वास्तविक संख्या है। और वही तो कह रहा है यहाँ पर, प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या है? वास्तविक संख्या है। तो ये पहला कथन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि सभी अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। फिर आते हैं संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु को हम रूट m के रूप में प्रदर्शित के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, ये कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, तो m एक प्राकृतिक जब संख्या है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? तो हमने बताया है प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। तो जब हम संख्या रेखा बनाते हैं, संख्या रेखा आप देख लीजिए ऐसे बनती है। संख्या रेखा यहाँ बताने के लिए, यहाँ समझाने के लिए आपको बता दे रहे हैं। संख्या रेखा ऐसे बनती है, ऐसे इधर और इधर। इस पर क्या होता है? इधर जब हम दाहिनी साइड चलते हैं तो इधर वाली दूरियां प्लस में होती हैं, +1 +2 +3 ऐसे। और इधर माइनस में चलते हैं बाएं तरफ, -1 -2 -3। तो ये कह रहे हैं कि जो बीच में शून्य होता है, जहाँ पर मूल बिंदु होता है। तो ये कह रहे हैं कि संख्या रेखा पर जो प्रत्येक बिंदु है वो रूट m का ही रूप होता है, वो रूट m के रूप में होता है। तो नहीं होता, ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य इसलिए होगा, इसका भी कारण जान लेते हैं। असत्य इसलिए होगा क्योंकि देखिए इसमें प्रत्येक क्या है? ये कह रहे हैं कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहां m क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1 2 3 और 4 यही प्राकृतिक होती हैं। इन्हीं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। तो देखो 1 क्या हो जाएगा? 1 का रूट कितना होता है? 1 का रूट हो जाएगा 1 ही। 2 का रूट क्या होगा? रूट 2 का रूट सवाल भी नहीं होगा, वो रूट 2 ही रहेगा। रूट 3 का भी रूट सॉल्व नहीं होगा, वो 3 ही रह जाएगा। रूट 2 का रूट सॉल्व हो जाएगा रूट 4 का, तो 4 सॉल्व होकर क्या आ जाएगा? ये बनेगा 2 का स्क्वायर, और इस स्क्वायर की वजह से ये रूट चला जाएगा, तो बचेगा हमारा कितना? केवल 2। जब 2 बचा, इसका मतलब इसमें देखिए सभी संख्याएं क्या हैं? m प्राकृतिक संख्या है। अब m जो रूट 1 है, ये क्या है? ये तो है प्राकृतिक, ये तो प्राकृतिक संख्या में बदल गया, लेकिन रूट 2 प्राकृतिक संख्या में बदला नहीं? बदला। वो किस में बदल गया? अपरिमेय में। रूट 3 भी किस में बदल गया? अपरिमेय में। और रूट केवल 4 हुआ किसमें? 2 में। तो ये कह रहे हैं कि सभी होती हैं, जहां m एक संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है। तो नहीं होता, सारे नहीं होते। केवल देखो 1 और 4 हो रहा है, 2 और 3 नहीं हो रहा है। इसके बाद हम 4 पे भी जाएंगे तो 4 भी नहीं, 5 पे जाएंगे 5 नहीं होगा, 6 पर जाएंगे 6 नहीं होगा, 7 पर जाएंगे 7 भी नहीं होगा, 8 जाएंगे 8 पर भी नहीं होगा, केवल 9 हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि सभी होती हैं, तो सभी तो नहीं हो सकती, क्योंकि केवल 1 हो रहा है और 4 हो रहा है, और आगे बढ़ेंगे तो 9 होगा। तो सभी संख्याएं क्या हैं? m सभी संख्याएं प्राकृतिक है, लेकिन सभी रूट m के रूप में है नहीं है। केवल 1 है, 4 है, और आगे बढ़ेंगे तो केवल 9 है, सभी नहीं है। तो इसीलिए ये भी कथन हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। कारण भी बताना है तो कारण भी आपको बता दिए। कारण क्या है? सभी रूट m के फॉर्म में नहीं होती हैं। फिर उसके बाद में आ जाते हैं, अब इसको हम समझते हैं। ये भी कथन आपने कर लिया होगा, इसको हम मिटा देते हैं अभी के लिए। आगे देखते हैं, तीसरा कोटेशन है, तीसरा जो स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये भी कथन क्या हो जाएगा? सरासर गलत है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्याएं में क्या शामिल है? पूर्ण, प्राकृतिक, पूर्णांक, अपरिमेय, ये सारी संख्याएं शामिल हैं। और ये कह रहे हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, तो नहीं होती। वास्तविक संख्याओं में क्या शामिल है? पूर्ण, प्राकृतिक और पूर्णांक और परिमेय भी शामिल है, लेकिन अपरिमेय संख्याओं में ये सारी चीजें शामिल नहीं होती। इसीलिए जो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये कथन क्या हो जाएगा? सरासर गलत है। क्योंकि देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है नहीं, वास्तविक संख्या में इतनी सारी संख्याएं शामिल है, तो उसको हम केवल और केवल अपरिमेय तो बोल नहीं सकते। इसीलिए ये कथन भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर तो हमने ये कर लिया। आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या के उदाहरण दीजिए जो एक अपरिमेय, जो परिमेय संख्या है। तो ये भी आसान है, देख लीजिए।
क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो इन्होंने बता दिया कि नहीं होते। यदि नहीं, और यही उत्तर यही सही है कि नहीं होते, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। इन्होंने लिख दिया है यदि नहीं। यदि नहीं वो पक्का डेफिनेटली है कि नहीं ही होते हैं। और ऐसी संख्या के हमको उदाहरण भी देने हैं, तो उदाहरण हम दे सकते हैं। उदाहरण देने के लिए हम पहले प्राकृतिक संख्याओं को लिख लेते हैं। कुछ प्राकृतिक संख्याओं को लिख लेते हैं। प्राकृतिक संख्याएं हम कुछ लिख लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं को लिख रहे हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? 1 होती हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक लिख लेते हैं। परमेश ये क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्याओं के उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो देख लेते हैं, हमने प्राकृतिक संख्याओं को लिख लिया है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि सबका क्या निकालेंगे हम? यदि सभी वर्गमूल निकाल लेंगे, तो वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल निकाल लेते हैं, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, फिर 8 का और फिर 9 का, फिर 9 का। तो देख लेते हैं, 1 का रूट तो सॉल्व हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, 1 आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा, ये सॉल्व भी नहीं होगा, रूट 3 सॉल्व भी नहीं होगा। सॉल्व होता है लेकिन उसका मान अपरिमेय संख्याओं में जाता है, क्योंकि उसका मान पॉइंट में जाता है, तो वो अपरिमेय में हो जाएगा। फिर रूट 4, रूट 5 हो जाएगा, रूट 7 हो जाएगा, रूट 8 हो जाएगा, लेकिन रूट 9 सॉल्व हो जाएगा। ये किसमें बदल जाएगा? 3 का स्क्वायर बदल जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पर 3 का स्क्वायर बदल गया, और 3 के स्क्वायर को हमें जब लगता है स्क्वायर तो ये रूट हट जाता है, तो कितना आ जाएगा हमारा? केवल 3 आ जाएगा। तो ये क्या कह रहे हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो नहीं। क्यों नहीं होते? तो देखो, 1 का अपरिमेय है, नहीं है, वो तो परिमेय में बदल गया। इसका हम वर्गमूल निकाले तो क्या आ गया? 1, और 1 क्या है? परिमेय है, क्योंकि इसके बटा हम 1 कर सकते हैं। फिर क्या कह रहे हैं? फिर देखो यहाँ 4 आया था, तो 4 को भी हम बदल सकते हैं। 4 किसका बन जाएगा? 4 बन जाएगा 2 का। 4 बन जाएगा, 4 बन जाएगा किसका? देख लेते हैं यहाँ पर 4 किसका बन जाएगा? 4 बनेगा, रूट 4 किसका बन जाएगा? 2 का बन जाएगा। तो देखो सभी तो नहीं हो रही है प्राकृतिक संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन्होंने क्या कहा? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो हमने सभी का वर्गमूल निकाल लिया। सभी अपरिमेय नहीं है, 1 अपरिमेय नहीं है, 4 अपरिमेय नहीं है और 9 अपरिमेय नहीं है। तो इन्होंने लिख दिया यदि नहीं। हाँ, तो हमने बता दिया नहीं। और ऐसी संख्याओं के उदाहरण भी देना था, तो हमने उदाहरण दे दिए हैं। जैसा कि आपने उदाहरण देख सकते हैं, रूट 1 का, रूट 2, हमने सबका वर्गमूल निकाल लिया। सब तो सॉल्व नहीं हुए, लेकिन कुछ संख्याएं सॉल्व हो रही हैं, तो हमने इसको उदाहरण भी देना था और इसको हमको बताना भी था कि सभी के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। तो हमने इसकी भी चर्चा कर ली है। तो आशा करते हैं कि ये दोनों सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। इसको बनाने के लिए हमारे पास एक पटरी होनी चाहिए और एक चांदा होना चाहिए। उन्हीं की सहायता से इसको हम बना सकते हैं। हालांकि हमारे पास अब यहाँ वो तो बोर्ड वाला है नहीं, लेकिन हम हाथ से बता रहे हैं। आप लोग कॉपी पे ट्राई करेंगे तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसानी से आप इसको बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए कुछ करना नहीं होता। आप क्या करेंगे? आप एक बिंदु ले लेंगे और संख्या रेखा बना लेंगे ऐसे। तो थोड़ा नीचे बनाते हैं क्योंकि इसका चित्र थोड़ा बड़ा बनेगा। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हम बना लेते हैं, एक बिंदु बना लेते हैं और यहाँ बिंदु है। और अब हम यहाँ क्या लिख देते हैं? 0। और इधर हमको पता ही है, हम संख्या रेखा हम सबने आपको संख्या रेखा समझाई है। बाएं तरफ क्या होता है? माइनस में होता है, तो -1 हो जाएगा, -2, -3। और दाहिने तरफ क्या होता है? प्लस में, तो +1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा और +3 हो जाएगा। इसको थोड़ा दूर कर लेते हैं क्योंकि बनाने में आसानी रहे। यहाँ कर देते हैं +1 यहाँ और +2 यहाँ और +3 यहाँ। हमको दिखाना कितना है? केवल हमको दिखाना है क्या है? रूट 5 को दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम यहाँ एक बिंदु मान लेते हैं जहाँ ये काट रहा है, जहाँ एक है। उसके बाद में यहीं से हमको पता है, हमने बताया कि चांदे की भी आवश्यकता होगी। फिर हम चांदा रखेंगे यहाँ और यहाँ से एक 90 डिग्री का कोण खींच लेंगे। 90 डिग्री का कोण खींच लेंगे। उसकी जो लंबाई है 90 डिग्री खींचने के बाद उसकी लंबाई हम केवल कितनी रखेंगे? 1 सेंटीमीटर। और उसको आरो सारा हम मिटा देंगे, 1 सेंटीमीटर इसको हम यहाँ लिख देंगे। और फिर उसके बाद में जब हम 90 डिग्री का कोण बना लेंगे तो उसको, उस बिंदु को हम ले आकर कहाँ मिला देंगे? O से मिला देंगे और इसको एक नया नाम दे देंगे OA और इसको नाम दे देंगे हम
बी। अब हमने देखिए यहाँ पर जब हमने क्या बना दिया है 90 डिग्री का कोण बनाया है, तो यहाँ पर कौन सा कोण बना है, तो यहाँ पर कौन बना है, कौन सा कोण, समकोण बना है। कौन सा त्रिभुज बना है, समकोण त्रिभुज बना है। तो जब समकोण त्रिभुज बना है तो अब हम क्या करेंगे, इसी की क्या निकालेंगे, इसका हम ये निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे, और कर्ण निकालते निकालते और हम एक एक पायदान बढ़ते चलेंगे। जैसे +1 था, यहाँ फिर +1, फिर +1, फिर +1, ऐसे करते करते √5 तक हम आसानी से पहुंच जाएंगे और वहीं से हम परिमेय संख्या को किस पर निरूपित कर लेंगे, संख्या रेखा पर √5 को निरूपित कर लेंगे। तो अब हम यहाँ लगाते हैं, क्या लगाते हैं, पाइथागोरस परिमेय। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस परिमेय लगाते हैं, पाइथागोरस परिमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस परिमेय आपको पता है क्या होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग और फिर होता है लंब का वर्ग। क्या होता है, लंब का वर्ग। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। तो पाइथागोरस प्रमेय में इसमें देखते हैं कर्ण क्या है, तो सबसे लंबी भुजा ही कर्ण होती है। तो कर्ण क्या है, OB। OB का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आधार, आधार भी हमको पता है क्या है, आधार कितना है, OA है, क्योंकि आधार क्या है, जिस पर ये कोण टिका हुआ होता है त्रिभुज, उसी को आधार कहते हैं। आधार क्या है, OA। तो ये हो जाएगा OA का होल स्क्वायर। फिर लंब क्या है, लंब है ये जहाँ पर कोण बनता है जाके उसके सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो लंब ये है, तो लंब हो जाएगा हमारा OB, OB का होल स्क्वायर। अब सबका मान रखेंगे, OB नहीं OA, AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AB, AB का लंब क्या है, AB है, तो AB कर लेंगे। अब देखिए OB का मान हमको नहीं पता है, नहीं दिया गया है, OB रहने देते हैं, OB का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, OA का मान पता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, एक है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और हमने कितना सेंटीमीटर 90 डिग्री खींचने के बाद कितनी रेखा मिटा दी, उसके ऊपर वाली मिटा दी, हमने केवल 1 सेंटीमीटर लिया है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर वाला ही हो जाएगा। तो ये OB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। OB का स्क्वायर इक्वल टू, फिर आगे बढ़ेंगे तो OB बराबर हो जाएगा हमारा, ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो ये किसमें बदल जाएगा, रूट में बदल जाएगा। जब कभी भी स्क्वायर बराबर के उधर जाता है तो रूट में बदल जाता है, और अगर रूट उधर से इधर आ रहा है तो वो स्क्वायर में बदल जाता है। तो ये जो स्क्वायर है ये इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब हमको OB का मान पता चल गया है, OB का मान कितना आ गया हमारा, √2 आ गया। कितना आ गया, √2। एक काम कीजिए आप लोग, सबसे पहले इस तरफ वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अगर आप कॉपी पेन में रफ में नोट करते चल रहे हैं तो ज़्यादा बढ़िया है, और अगर नहीं है तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमको इसको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि वो सवाल थोड़ा भी और लंबा जाएगा। तो आशा करते हैं आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, अब हम इधर वाले मिटा देते हैं, क्योंकि हमको इधर वाले की भी आवश्यकता है इस सवाल को पूरा करने के लिए, तो हम इसको मिटा रहे हैं। चलिए देखते हैं। अब हमने जब इसका ये निकाल लिया है, अब हम फिर क्या करेंगे, यहाँ से चांदा रख के फिर एक 90 डिग्री का फिर कोण बनाएंगे, और कोण बनाएंगे ये भी फिर बनाने के बाद में इसको फिर हम 1 सेंटीमीटर करके फिर क्या करेंगे, और लंबी ज़्यादा नहीं करेंगे, उसको वहीं पर मिटा देंगे, 1 सेंटीमीटर खींच ले। अब हम यहाँ पर इसको बिंदु A B और यहाँ पर क्या दे देंगे, C, यहीं पर रख के हम फिर 90 डिग्री का कोण ऐसे बना लिए, ऐसे 90 डिग्री का कोण फिर बना लिए हैं। अब फिर इस बिंदु को हम यहाँ से लाके यहाँ मिला देंगे, यहाँ मिलाएंगे। अब हमको देखिए फिर एक क्या मिल गया, समकोण त्रिभुज मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया हमको। अब फिर हम यहीं पर फिर इस हमने अभी तक इस त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाया था, अब हमको इस वाले त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो वहां पर भी वही होगा, कर्ण का वर्ग आधार बराबर आधार का वर्ग और फिर लंब का वर्ग। तो इसमें देखिए आधार कितना है, पहले कर्ण लिख देते हैं, तो कर्ण सबसे लंबी भुजा ही क्या होती है, कर्ण, तो इसमें सबसे लंबा कौन है, कर्ण। तो यहाँ अब कौन हो जाएगा, OC का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, OC का स्क्वायर, फिर क्या होगा बराबर, फिर क्या होता है आधार का वर्ग, आधार इसमें क्या है OB है, तो यहाँ किसका हो जाएगा, OB का वर्ग हो जाएगा। फिर क्या है आधार के बाद लंब, लंब इसमें क्या है BC, तो यहाँ हो जाएगा BC का वर्ग, और BC का वर्ग, तो OC स्क्वायर बराबर OB कितना है, OB हमारा है √2, OB देख लेते हैं कितना है, √2 है, इसको लिख दिए इसका वर्ग, और BC कितना है,
BC हमको पता है कितना है, 1 हमने अभी खींचा है, तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग हमने लिख दिया, तो OC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमने बताया जब स्क्वायर लगता है तो रूट गायब हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 और 1, मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का घन 1, तो OC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब OC बराबर ये जब इधर आएगा तो ये किस में बदल जाएगा, रूट में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा रूट 3 हो जाएगा। फिर अब हमको ये पता चल गया कितना आया हमारा, रूट 3 आ गया, कितना आया रूट 3। अब हमको ये जब पता चल गया तब फिर हम एक यहीं पर रखेंगे चांदा और फिर यहीं से एक 90 डिग्री का कोण फिर खींच लेंगे, यहाँ से 90 डिग्री का कोण खींच लिए, ये फिर क्या हो जाएगा, फिर 1 सेंटीमीटर बढ़ गया, यहाँ से 1 सेंटीमीटर जब ये बढ़ गया तब हम फिर इसको 1 सेंटीमीटर जब बढ़ा लिए 1 सेंटीमीटर, तो फिर इसको लाके कहाँ मिला देंगे, यहीं पर लाके मिलाएंगे, यहाँ पर लाके मिला दिए। अब हम इसको एक नया बिंदु नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं D, तो D नाम दे दिए। अब हमारा फिर एक 90 डिग्री का कोण समकोण त्रिभुज तैयार हो गया। अब इसमें फिर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसके लिए, तो यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ के लिए फिर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो इसमें देखेंगे सबसे पहले कर्ण का वर्ग होता है, तो कर्ण हमारा क्या है, सबसे लंबी भुजा क्या है, OD हो जाएगी, तो OD का क्या हो जाएगा वर्ग, OD का वर्ग बराबर हो जाएगा आधार का वर्ग, फिर लंब का वर्ग, आधार कितना है रूट 3, तो पहले लिख लेते हैं आधार क्या है OC हो जाएगा, OC का वर्ग, और लंब क्या हो जाएगा CD, लंब क्या हो जाएगा CD का वर्ग प्लस CD का वर्ग। अब देखते हैं OD का स्क्वायर, तो OD हमको पता नहीं है, तो OD का मान हमको कहाँ पता है, केवल आधार का पता है, तो OD का मान लिख लेते हैं ऐसे। OC का मान कितना दिया गया है, तो OC का मान कितना दिया गया है, O और C का मान रूट 3 दिया गया है, तो ये रूट 3 का वर्ग हो जाएगा। और फिर CD का मान देख लेते हैं, तो CD का मान हमको पता है 1 दिया गया है, तो 1 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा OD का स्क्वायर बराबर रूट 3 है, स्क्वायर लगा है तो क्या होगा, रूट गायब हो जाएगा, रूट क्या होगा गायब हो जाएगा, तो ये बचेगा 3 और 1 का वर्ग क्या होता है 1 × 1, तो OD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 3 और 1 4, और OD का स्क्वायर बराबर ये देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का वर्ग लिख सकते हैं, तो इधर से इधर ये दोनों घातें कैंसिल हो जाएंगी, तो OD बराबर हमारा आ जाएगा केवल 2, OD बराबर क्या आ जाएगा 2। अब हमने OD भी निकाल लिया, कितना आ गया हमारा 2। अब हमारा केवल फाइनल स्टेप बचा है, वही कर लेते हैं बस, उसके बाद में हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद में OD का वर्ग, तो OD का वर्ग, उसके बाद में हम यहाँ से फिर एक बार रखेंगे चांदा, और चांदा रख के फिर एक अंश 1 सेंटीमीटर की रेखा और 90 डिग्री का कोण बना लेंगे, और फिर उसको लाके मिला देंगे यहाँ पर। यहीं पर जब हम मिलाएंगे तो इस नए बिंदु को नाम दे देंगे E नाम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे E। और अब हम अपने फाइनल स्टेप पर पहुंच चुके हैं, अब हमको फिर से पाइथागोरस प्रमेय ही लगानी पड़ेगी, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए ऊपर वाला भी आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया है, तो ऊपर वाला भी मिटा देते हैं, क्योंकि जगह। अब यहाँ से देखते हैं अब सबसे फाइनल स्टेप देख लेते हैं क्या है इसमें। फिर एक क्या हुआ, समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज फिर बन रहा है। अब फिर इसमें हम करेंगे कर्ण का वर्ग, क्योंकि कर्ण सबसे लंबा कोण है OE है, तो कर्ण वही हो जाएगा OE का वर्ग हो जाएगा, और फिर बराबर क्या हो जाएगा आधार का वर्ग। आधार क्या है, आधार इसमें हो जाएगा हमारा DO, क्या हो जाएगा DO का वर्ग हो जाएगा, DO का वर्ग हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा लंब का वर्ग, तो लंब ये भी हमने 90 डिग्री का ही खींचेंगे, लेकिन रेखा कितनी सीमित रखेंगे 1 सेंटीमीटर तक ही, और 1 सेंटीमीटर, तो इसमें क्या हो जाएगा ED, क्या या DE या ED कुछ भी लिख देते हैं, दोनों बात एक ही है, ED लिख दिए। अब OE का वर्ग हमको नहीं पता है, OE का मान, OE को इसे लिखने देते हैं, DO का मान पता है, DO का मान कितना है हमारा 2 है, कितना है 2 का वर्ग हो जाएगा। और फिर ED का मान कितना है, ED का मान हमको पता है कितना है 1 है, कितना है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 1 है, तो यहाँ पर 1 का वर्ग कर देंगे। अब ये OE का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और 1 1 में कितना हो जाएगा 1, तो OE बराबर हमारा हो जाएगा, OE का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 और 1 5, 4 और 1 5, और 4 और 1 5 हो जाएगा। हमने बताया है कि जब कभी भी स्क्वायर उधर जाएगा तो किसमें बदल जाएगा रूट में, और रूट वाला इधर आएगा तो किसमें बदल जाएगा स्क्वायर में, तो हम OE को ऐसे ही रहने देंगे, और ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा रूट में बदल जाएगा, और रूट 5 हमारा आ जाएगा। तो ये वाली जो फाइनल लाइन बनेगी OE, वो क्या बनेगी रूट 5, और संख्या रेखा पर हमको किसको दिखाना था रूट 5 को ही दिखाना था, लेकिन ये फाइनल नहीं है कि यही रूट 5 हो गया।
अब हम क्या करेंगे, अब हमको लगेगा प्रकार की मदद। प्रकार की मदद लेकर हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, यहाँ से और OE के बीच की दूरी, OE के बीच की दूरी को यहीं से ले लेंगे, पटरी से नाप लेंगे और पटरी से नाप प्रकार से नाप लेंगे और प्रकार से नापने के बाद ऐसे रख के और इस पर जब चाप लगाएंगे तो वो चाप ऐसे, जैसे ऐसे लेकर जब चाप लगाएंगे तो वो दूरी ऐसे गोले में बनाएगा और ऐसे बनाने के बाद वो कहीं यहीं पर आके काटेगा, तो वो जहां आके काटेगा वहीं पर √5 हमारा संख्या रेखा पर हो जाएगा। तो हमको ऐसे स्टेप फॉलो करके, इतने सारे स्टेप फॉलो करने के बाद तब हमको संख्या रेखा पर √5 का मान प्राप्त होता है। तो आप अगर, मैं आशा करता हूं कि आप सबको वीडियो समझ में आया होगा। जैसा कि मैंने पहला और दूसरा सवाल पहले ही डिस्कस कर दिया था। ये फाइनल जो सवाल था तीसरा, इसमें हमको संख्या रेखा पर √5 को दिखाना था, निरूपित करना था, तो हमने आप इसको भी निरूपित कर दिया है। करना आपको एकदम सिंपल है, एक एक स्टेप आगे बढ़ना है। थोड़ा ये बड़ा सवाल है, थोड़ा समझने में भी आपको कठिनाई होगी क्योंकि आपने ये त्रिभुज अगर समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ मैंने बिल्कुल सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर रिकैप ले लेते हैं केवल इस सवाल का। इस सवाल का रिकैप ले लेते हैं किस तरह, हमको √5 को दिखाना था। हमने कुछ नहीं किया, जो संख्या रेखा बनती है हमने उसको बना दिया। दाहिनी तरफ प्लस होता है माइनस और बाएं तरफ माइनस होता है, हमने उसको लिख दिया है। +1 पर हमने रखा, वहाँ पर चांदा रख दिया, यहीं से एक 90 डिग्री का कोण बना लिया। 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद हमने 90 डिग्री का कोण बना के उसमें जो और सारी रेखाएं थी उनको मिटा के केवल 1 सेंटीमीटर की रेखा रहने दी और 1 सेंटीमीटर रेखा रहने उसके बाद उन्होंने उसको B बिंदु नाम दे दिया और B को O से मिला दिया। फिर उसके बाद में हमने इसका कर्ण निकाल लिया। फिर हमने यहाँ पर चांदा रख के एक और त्रिभुज बनाया, फिर उसका कर्ण निकाल लिया। फिर यहाँ पर हमने एक 1 सेंटीमीटर का दूरी लेकर हमने फिर एक मतलब त्रिभुज बनाते चले गए, 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज बनाते चले गए और समकोण त्रिभुज बनाते बनाते हमारे ये सारे मान निकल आए और फाइनली में हमको OE पे जाके √5 मिल गया। और इन दोनों की बीच की दूरी को काउंट करके हमने एक चांदा लिया, मतलब प्रकार लिया और प्रकार की सहायता से हमने एक गोला खींच लिया और वो गोला जाके जहाँ पर संख्या रेखा को काट रहा है वहीं पर हमको √5 मिल गया। तो ये था आज आपका चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 1.2 संख्या पद्धति का। तो ये आपका यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।